है ना, we discuss in enthalpy of atomization. So energy required to convert a gaseous molecule into its atom. तब हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था Cl2 का, राइट. So energy required to break this bond is called as what? Bond enthalpy. So sometime it is also called as a bond dissociation enthalpy. So bond enthalpy और bond dissociation enthalpy दोनों भी क्या है? सेम है. ओके, चलो भी इधर वाला डेफिनेशन देखते हैं हम लोग. क्या है? द चेंज, द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड in 1 mole of a gaseous molecule to produce gaseous atoms and or radicals is called as bond enthalpy. So देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग? एनर्जी एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे मुझे एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा टू ब्रेक दिस बॉन्ड. इसलिए अगर तुम लोग बॉन्ड एंथैल्पी देखोगे ना तो वो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. सो इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक मतलब H2, Cl2, Br2, ऐसे N2, O2, इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. समझ में आ रहा है? बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू व्हाट? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. सो अगर मैं बात करूं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, मतलब अ मॉलिक्यूल विच हैज मोर देन वन एटम, तो उसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं? सो लेट अस कंसिडर द एग्जांपल H2O का. ये देखो यहाँ पे लिखा है फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स द बॉन्ड एंथैल्पी इज सेम एज द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. सो हियर द एग्जांपल इज गिवन फॉर द HCl आल्सो. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ H2O, ये कितना आ रहा है देखो? 927 किलो जूल. हम लोग को कोई भी वैल्यू याद नहीं रखना है, ठीक है? ये सिर्फ एग्जांपल्स है. लेट अस कंसिडर H2O मॉलिक्यूल जिसमें दो OH बॉन्ड है, बराबर है? दो OH बॉन्ड अगर मैं लिखूं तो ये ऐसे रहेगा H2O. इट इज लाइक दिस वे. नाउ वी नीड टू ब्रेक दिस बॉन्ड फर्स्ट. सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, ये देखो एनर्जी दिया है, कितना दिया है? 499 किलो जूल. और अभी उससे क्या मिला? OH रेडिकल मिला. अभी एटम नहीं है, अंडरस्टैंड? एटम और रेडिकल. तो यहाँ पे देखो H2O में मुझे रेडिकल मिला है OH और हाइड्रोजन एटम मिला है, ठीक है? अभी मैं क्या करूंगा? OH रेडिकल का OH बॉन्ड को मैं ब्रेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम मिलेगा. सो एनर्जी कितना है देखो? सेम है. सेम नहीं है, यहाँ पे 499 है तो यहाँ पे कितना है? 420. नाउ it is not important to discuss over here why sir दूसरे का बॉन्ड एंथैल्पी कम है, पहले का बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है. इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सिलेबस, तो इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा. दीज ऑल वैल्यूज आर कैलकुलेटेड. यहाँ पे रैंडमाइजेशन कुछ नहीं है. समझ में आया ना? ये एक्सपेरिमेंटल, मतलब ये लैब में किया हुआ एक्सपेरिमेंट है. तो जो टोटल बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड कितना है देखो? 927 किलो जूल. सो व्हाट इज नाउ OH बॉन्ड एंथैल्पी? अगर ये क्वेश्चन आए तो यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज है ना. सो क्या करें? तो इसलिए दे कंसिडर द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी. क्या कंसिडर कर रहे हो लोग? एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब इसका एवरेज लिया ना. Therefore, the OH bond enthalpy कितना आया? 463.5 किलो जूल पर मोल. याद नहीं रखना है, ठीक है? तो इससे ना मैं एक जनरलाइज बोल सकता हूं. क्या बोल सकता हूं मैं? कि कि यहां पे जो एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है ना फॉर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये सिंपल है, ओके? बट फॉर, मतलब वो ट्रू वैल्यू है. But for polyatomic molecule, bond enthalpy is not a true value. Let us consider this. थोड़ा हम लोग यहाँ पे और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं. देखो अभी
मैं ऐसे बोलता हूं, वही जो एग्जाम्पल है वही एग्जाम्पल मैं देता हूं। H2 गैस है, तो ये H2 गैस है कैसे? HH है ना, ये गैस हो गया। जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मुझे कुछ एनर्जी लगेगी ना इसको। तो ब्रेक करने के बाद, HH बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस प्लस वापस, समझ में आ रहा है? तो ये क्या मिला? गैसियस एटम्स मिले। तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट? बॉन्ड एंथैल्पी। इसके लिए क्या लगेगा? बॉन्ड एंथैल्पी। समझ में आया सबको? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो अगर मैं बात करूं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जैसे वहां पे एग्जांपल लिया है H2O। अगर मैं H2O की बात करूं तो H2O में वहां पे दो, आई राइट दिस वे, H करेक्ट, ऐसा है। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो HOH मतलब यहाँ पे दो OH बॉन्ड है ना, तो पहले मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? एक हाइड्रोजन एटम मिलेगा। एंड व्हाट? OH। अब ये एटम थोड़ी है, तो इसलिए इसको बोलते हैं OH रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको? OH रेडिकल। ऑर्गेनिक में तुम लोग पढ़ोगे इसके बारे में, फ्री रेडिकल का कंसेप्ट, तो उसमें वो है। ठीक है। जब मैं बात करता हूं ये OH बॉन्ड जब मैं ब्रेक करूंगा तो ये क्या मिलेगा? हाइड्रोजन एटम। करेक्ट। और क्या मिला? ऑक्सीजन एटम। तो इसका मतलब यहां पे भी OH बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां पे भी OH बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो कौन सा एनर्जी हम लोग कंसिडर करें बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH? सो दे कंसिडर, मतलब मैं समझू यहां पे जो डेल्टा H है, डेल्टा H इज इक्वल टू Q1 है। अभी मैं वैल्यूज नहीं याद रखता, आई एम जस्ट राइटिंग द कंसिडर्ड। ये किलो जूल है, Q1 किलो जूल है। और यहां पे जो डेल्टा H है ना, वो कितना है? Q2 किलो जूल है। तो व्हाट इज द OH बॉन्ड लेंथ? तो OH बॉन्ड लेंथ को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड कितना होगा? तो मैं क्या करूंगा अभी? Q1 और प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो एनर्जी आया इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज बॉन्ड एनर्जी और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। सो यूज द वर्ड एंथैल्पी ओनली। अंडरस्टूड? एंथैल्पी। सो मैंने अभी क्या बताया, यहां पे जो बॉन्ड एंथैल्पी है ना, इट इज कॉल्ड अ ट्रू बॉन्ड एंथैल्पी। व्हाई? बिकॉज देयर इज ओनली वन बॉन्ड। और ये जो है ना, ये अप्रोक्सीमेशन है। ये क्या है? अप्रोक्सीमेशन है। जहां जहां पे एग्जैक्ट जरूरत होता है ना, वहां पे वो एग्जैक्टली फाइंड आउट करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द अप्रोक्सीमेशन। मतलब पूरे चैप्टर में हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी जब भी कंसीडर करेंगे, वो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कंसीडर करेंगे। समझ में आया सबको ये वाला पार्ट? ओके। सो अगर समझो मुझे एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी डिफाइन करना है, सो हाउ विल यू डिफाइन इट? यू कैन राइट द डेफिनेशन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, बॉन्ड एंथैल्पी। या ये वाला डेफिनेशन भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या होगा? द एनर्जी required to break a particular bond in a in 1 mole of compound. Okay.
सो ये सिंपल डेफिनेशन हो गया इसका बॉन्ड एंथैल्पी का। मैंने क्या बताया, बॉन्ड एंथैल्पी इज नथिंग बट योर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ओके, सो पहले एक काम करते हैं हम लोग, पहले डेफिनेशन लिख लो इसका। ये डेफिनेशन हेडिंग डालना बॉन्ड एंथैल्पी, बाद में ये वाला डेफिनेशन लिख लो bond enthalpy of reaction using bond enthalpy। ओके, ये अगर चाहिए तो ये लिख लो, ये भी उसके साथ एक्सप्लेनेशन है, राइट डाउन दिस पार्ट। इसके आगे हम लोग लिखेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2 gas, that is equal to enthalpy of atomization, that is nothing but enthalpy of atomization। ये भी लिख लें। वापस एक बार मैं इस पूरे चीज को वापस एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, टोटल एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है तो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर दिया है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, टोटल एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो समझो ये रिएक्शन है, उसके लिए मैंने क्या लिखा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा है चाहिए क्योंकि मैं डेल्टा नहीं बना सकता, मैं बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा। सो यहाँ पे डी, कैपिटल डी स्टैंड फॉर डेल्टा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 6 into enthalpy of formation of CO2 product plus enthalpy of formation of H2O 3 माइनस, मतलब ये अपना क्या हो गया, रिएक्ट प्रोडक्ट हो गया, बराबर है, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन प्लस 15/2 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। O2 है O2, ठीक है। अगर समझो तुम लोगों को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन O2 नहीं दिया तो वो जीरो लेना है, बिकॉज एलिमेंट है, वो एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जीरो होता है। ये भी मैंने लिखने के लिए बोला था तुम लोग को 10 बार। अभी नेक्स्ट है, देखो अगर समझो बॉन्ड एंथैल्पीज दिया है तो क्या फॉर्मूला बनता है। सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट प्लस एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट। बट जितना एनर्जी रिलीज होता है ना, द सेम अमाउंट, मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। सो मैं बोलता हूं बट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। Now since we are dealing in terms of bond enthalpy and just now we have written the definition of bond enthalpy, I am converting this energy release into what, energy absorbment। मतलब enthalpy of reaction is equal to energy required to break the bonds in a reactants minus energy required to break the bonds in the products। So enthalpy of reaction is equal to summation of bond enthalpies of reactants minus summation of bond enthalpies of product। यहाँ पे bond enthalpy, इसको मैं कन्वर्ट, ये आएगा नहीं शायद, ठीक है, ये समझ लेना, ये बॉन्ड है, बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ ओके प्रोडक्ट। सो अगर मैं बेंजीन के लिए लिखूं तो बेंजीन में कौन से बॉन्ड है ये पहले आइडेंटिफाई करूंगा, तो उसका मैं लुईस स्ट्रक्चर लिखूंगा। सो हाउ मेनी CH bonds are there, 1 2 3 4 5 6। सो डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ CH, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH कितने, 6 है, प्लस कितने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3। सो 3 into डेल्टा H ऑफ CC प्लस 3 into डेल्टा H ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड।
प्लस O2, O डबल बॉन्ड है 15/2 डेल्टा एच ऑफ O2। याद रखना यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ये यहाँ पे वैल्यू दिया जाएगा बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड है। ओके, इसके बाद CO2 कितने, एक CO बॉन्ड है, इसमें दूसरा भी CO बॉन्ड है। सो टोटल CO बॉन्ड्स कितने हो गए 12। सो 12 इंटू डेल्टा एच ऑफ CO प्लस 6 इंटू डेल्टा एच ऑफ OH। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, ये जो डेल्टा एच का वैल्यू आएगा वो यहाँ पे और यहाँ पे सेम रहेगा। समझ में आया? लिख लो फटाक से। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। Anybody having any doubt? Consider now one law called as a Hess law of constant heat summation. क्या है नाम? Hess law of constant heat summation. This is actually the application or the outcome of first law of thermodynamics. चलो अभी शुरुआत करें हम लोग। यस, चलो देखो अभी। सो हेस लॉ ऑफ अ कांस्टेंट हीट समेशन, मैंने क्या बताया, ये हेस लॉ ऑफ अ कांस्टेंट हीट समेशन है। इट इज द आउटकम ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टेटमेंट देखो क्या है, ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स इन अ रिएक्शन। इसका मीनिंग पहले समझ लो। अगर समझो कोई भी एक रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में हो रहा है, और वही रिएक्शन अगर मैं मल्टीपल स्टेप में करूं, तो लेट अस गिव वन एग्जांपल। समझो ऐसा है, एक रिएक्शन है ए गिव्स यू डी, ठीक है, और इसके लिए एक डेल्टा एच है जिसको मैं बोलता हूं क्यू है। अभी ए से मुझे बी मिल रहा है, ये शायद मैंने एक्सप्लेन किया था, ऐसा मुझे लग रहा है। इसका जो डेल्टा एच है उसको मैं बोलता हूं Q1 किलो जूल। बी से मुझे मिल रहा है सी, इसके लिए डेल्टा एच है Q2 किलो जूल, और सी से मुझे मिल रहा है डी, तो इसके लिए डेल्टा एच है Q3 किलो जूल। तो जो मुझे डी मिला है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो उसके लिए जो टोटल एंथैल्पी लगा है क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, that is equal to what, Q. So enthalpy of reaction always remain constant whether it is taking place in a single step or in a multiple step. ये भी क्या है, this is also a statement for the Hess law. Hess law of constant heat summation. So इसका मतलब ना, यहाँ पे मैं रिएक्शंस को मल्टीप्लाई बाय फैक्टर कर सकता हूँ, रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, रिएक्शंस को ऐड कर सकता हूँ, ये सब चीजें यहाँ पे होती है। ओके, सो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ इसका क्या, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट whether it is taking place in one step or in multiple step. Is that clear? ये है अपना हेस लॉ ऑफ अ, और यहाँ पे याद रखना बोर्ड्स में इसके ऊपर 4 मार्क के प्रॉब्लम्स आते हैं, 3 या 4 मार्क के प्रॉब्लम्स आते हैं, और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट लॉ है, लिख लो जरा इसको कैसे करना है वो। हाँ ये देखो, at constant pressure and at 290 Kelvin, the heat of combustion of glucose was found to be minus 2723.8
78 kilojule. Calculate the heat of combustion of glucose at constant volume. अच्छा, मैंने ये बताया था तुम लोगों को कि जब भी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है तो वो क्या होता है, डेल्टा एच होता है, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, डेल्टा यू होता है. हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, डेल्टा एच. बोलो जरा मेरे साथ, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, डेल्टा एच. एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू. हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच, heat at constant volume delta u. So here I need to calculate delta u. delta h दिया हुआ है, delta u निकालना है. फॉर्मूला है अपना डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. बट यहाँ पे ना प्रेशर दिया है ना वॉल्यूम दिया है. सो वी नीड टू कंसिडर वर्क डन फॉर द रिएक्शन, एंड व्हाट इज दैट, डेल्टा एन आर टी. तो पहली चीज इसमें ना हम लोग रिएक्शन लिखेंगे. किसका रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज. सो व्हाट आई शुड राइट, C6H12O6 plus 6O2 gives you what, 6CO2 plus 6H2O. ये भी गैस ही लेना है हम लोग को, प्लस 6. तो 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12. और रिएक्टेंट में कितने गैसियस प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट्स है, ये सॉलिड है तो इसको नहीं लेना है, सिर्फ गैस को लेना. तो 6 प्लस 6 माइनस 6, तो डेल्टा एन कितना हो गया, 6 मोल्स हो गया. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी माइनस 2723.78 किलो जूल. यूनिट देखना क्या है, किलो जूल. माइनस 6 क्यों आया माइनस 6, ये भी गलत हो गया. दिस इज ऑल्सो मिस्टेक. यस, ये प्लस होना चाहिए. एक मिनट, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ. हाँ, ये हो गया 6 मोल्स. ठीक है, ये बराबर है. ये होना चाहिए प्लस. ओके, यहाँ पे ये प्लस होना चाहिए, प्लस. ओके, सो 6 इंटू 8.314 इंटू 298. याद रखना इसका यूनिट है जूल. जूल पर केल्विन पर मोल. ये है केल्विन और ये है क्या, मोल. तो ये जूल को मुझे, ये देखो इसका यूनिट क्या है, किलो जूल. यू कैन नॉट एड एप्पल एंड ऑरेंजेस टुगेदर. तो मैं क्या करूंगा, ये किलो जूल है तो इसको भी मुझे किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे, इसलिए यहाँ पे मैं मल्टीप्लाइड बाय क्या करूंगा, 10⁻³ करूंगा. जब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे ये अपने आप आ जाता है आंसर, देख लेना तुम लोग. ये 0.29 हो जाएगा ना, ये मतलब 0.3 ले लो इसको. 6 इंटू 8 इंटू 0.3, 6 इंटू 8 इंटू 0.3. तो ये भी किलो जूल हो गया, ये भी किलो जूल हो गया, आंसर आ गया. हाँ, यहाँ पे मुझे लगता है नहीं, यहाँ पे प्लस साइन ही होना चाहिए, इट शुड बी प्लस. ओके, तो ये आंसर गलत है फिर, दिस इज रॉन्ग वन. अंडरस्टूड. हाँ, और एक प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग इसके जैसा ही. हाँ, ये देखो. The heat liberated on complete combustion of 7.8 grams of benzene is 327 kilojoule. This has been measured at constant volume at 27 degree Celsius. Calculate heat of combustion of a benzene at constant pressure at 27 degree Celsius. अभी ये क्या दिया है, ये वैल्यू क्या है, this has been measured at constant volume. Try to understand each and every term in the problem. The heat liberated मतलब ये माइनस साइन होगा. On complete combustion, हम लोग combustion कर रहे हैं, बराबर है, of 7.8 grams of benzene. करेक्ट, 7.8 grams of benzene है. This has been measured at constant volume मतलब ये हो गया अपना डेल्टा U. Calculate the heat of combustion at constant pressure. अभी heat of combustion का फॉर्मूला क्या है, the enthalpy change when 1 mole of compound. तो ये जो हीट यहाँ पे लिबरेट हुआ है वो किसके लिए है, 7.8
तो मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा कि वो 1 मोल के लिए डेल्टा यू कितना है, वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। देखो आ गया कैसे। पहले गिवन लिखता हूं मैं, क्या है, C6H6 लिक्विड प्लस 15/2O2 गैस गिव्स यू व्हाट 6CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड 27 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा एन क्या होगा, ये लिक्विड है तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, तो 6 माइनस ये लिक्विड है, ये गैस, माइनस 15/2, सो दैट कम्स माइनस 3/2। सो डेल्टा यू पर मोल, ये कैसे कैलकुलेशन किया समझ लो पहले। मोलार मास ऑफ बेंजीन कितना होता है 78 ना, तो मैं ऐसे लिखता हूं ना, कितने मोल्स है, यहां पे बेंजीन के कितने मोल्स है, 7.8 है ना, वेट हो गया, डिवाइडेड बाय बेंजीन का मोलार मास कितना होता है 78 होता है, सो ये कितना हो गया 0.1 हो जाएगा। तो जब 0.1 मोल ऑफ बेंजीन है तो एनर्जी कितना लिबरेट हो रहा है, -327 किलो जूल, इतना लिबरेट हो रहा है। समझ रहे हो कितना लिबरेट हो रहा है, -327 किलो जूल। तो हीट ऑफ कंबशन हम लोग किसके लिए निकालते हैं, 1 मोल के लिए। तो 1 मोल ऑफ बेंजीन के लिए कितना हीट होगा, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा ये बताओ, -327 डिवाइडेड बाय 0.1, दैट इज नथिंग बट, देखो यही आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया, डेल्टा यू पर मोल। अभी अपना फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। देखो ये यहाँ पे ये वैल्यू जो है किलो जूल में है, किलो जूल, तो इसको भी किलो जूल में मैंने कन्वर्ट कर लिया। ये प्रॉब्लम लिख लो तुम लोग। In the reaction of 7.5 grams of Fe2O3 with enough CO is 1.164 kilojoule. Calculate delta H naught for the reaction. Fe2O3 solid plus 3CO gas gives you what, 2Fe solid plus 3CO2 gas. ये रिएक्शन है। चलो जरा ये ट्राई करो और मुझे बताओ कैसे करना है इसको। ये जो रिएक्शन दिया ना, ये जो अमाउंट ऑफ हीट दिया है, दैट इज नथिंग बट योर डेल्टा एच, बट दैट इज फॉर 7.5 ग्राम्स। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच मुझे निकालना है। Fe का एटॉमिक वेट है 56। चलो जो लोग नहीं कर पा रहे मैं उनको आंसर बता देता हूं। वापस एक बार प्रॉब्लम को पढ़ो। द हीट इवॉल्व इन अ रिएक्शन ऑफ 7.5 grams of Fe2O3 with enough CO is 1.164 kilojoule. Calculate delta H naught for the reaction. ये रिएक्शन दिया है, ठीक है। तो पहले ना इसके मैं मोल्स निकालता हूं। So first thing is what, see there is a different methods also, वो मैं अभी बताऊंगा, बट पहले हम लोग ना एक मेथड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 निकालते हैं। वो क्या होता है, वेट 7.5 बराबर है। अच्छा जरा मुझे बताओ व्हाट इज द मोलार मास ऑफ Fe2O3, 56 इंटू 2 112 प्लस 48 160 हो जाएगा ना, 160 हो जाएगा बराबर। इसके बाद में तुम लोग चाहिए तो सॉल्व कर देना। अभी जब मैं बोलता हूं 7.5 डिवाइडेड बाय 160 मोल्स, जब Fe2O3 है, Fe2O3 तो कितना हीट लिबरेट हो रहा है, 1.164 किलो जूल, है कि नहीं। तो जब ये कितना मोल है, अभी यहाँ पे 1 मोल है, तो जब ये 1 मोल है तो कितना हीट लिबरेट होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। मैंने x किलो जूल मान दिया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, x इंटू
7.5 divided by 160 is equal to 1.164 है ना. Therefore x is equal to what? बोलो. 1.164 multiplied by 160 divided by what? 7.5. समझ में आया? So अगर मैं approximations करूँ ना, तो इसका डेसिमल मैंने आगे लिया तो ये हो जाएगा 11.6 और ये हो जाएगा 75 है ना. तो 75 का अगर मैं ऑलमोस्ट डबल करूं तो 150 आता है. तो ये इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 22 के आसपास आएगा. आंसर कितना आएगा? 22 के आसपास. लेट अस सी दैट आंसर. आंसर देखते हैं हम लोग. यस, द आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 24 के आसपास आया. समझ में आया? यस, ये देखो आंसर. मोलार मास निकाला ना 159. यहाँ पे 56 लिया था हम लोगों ने. 56 ही लेना होता है. नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किया, ये किया, सेम मेथड है. ठीक है, प्लीज राइट डाउन दिस. यस. कैलकुलेट CCl बॉन्ड एंथैल्पी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. क्या निकालना है? CCl बॉन्ड एंथैल्पी. CH3Cl plus Cl2 gives you CH2Cl2 plus HCl. Delta H naught is given to you minus 104 किलोजूल. और क्या दिया है? बॉन्ड एंथैल्पीज दिए. किसके दिए? CH बॉन्ड एंथैल्पी दिया है, ClCl बॉन्ड एंथैल्पी दिया है और HCl बॉन्ड एंथैल्पी दिया है. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. क्या दिया है देखो. कैलकुलेट CCl बॉन्ड एंथैल्पी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. सो अभी अपना फॉर्मूला क्या है? टोटल बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट. तो पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? रिएक्शन देखो. बिफोर दैट, मतलब ये आने से पहले लेट अस कंसिडर, ये इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ रिएक्शन. मतलब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ अभी. राइट हियर CH3Cl. CH3Cl मतलब कैसे लिखते हैं हम लोग? CH3Cl ये हो जाएगा Cl, राइट. सो एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ना वो पेन टैबलेट का इश्यू है. ठीक है, ये हो गया CH3Cl. उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या? Cl एंड Cl, राइट. उसके बाद हम लोग लिखेंगे CH2Cl ना. तो CH2Cl तो ऐसे होता है. ये हो गया Cl यहाँ पे, Cl यहाँ पे, मतलब कैसे भी लिख सकते हो, HH. और बाद में क्या हो गया? HCl हो गया ना. सो बता अभी इसके आगे वाला स्टेप क्या रहेगा? इसके आगे वाला स्टेप रहेगा ये. क्या होगा? डेल्टा H नॉट रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस डेल्टा समेशन ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड्स. तो देखो यहाँ पे CH बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3. सो 3 इंटू डेल्टा H नॉट ऑफ CH. CCl बॉन्ड कितना है? 1 है. प्लस ClCl बॉन्ड 1 है. माइनस प्रोडक्ट में जाएंगे हम लोग. CH बॉन्ड कितने हैं? 2 है. CH ये हो गया 2 इंटू डेल्टा CH. ClCl बॉन्ड 2 है और HCl बॉन्ड 1 है. CH बॉन्ड का एंथैल्पी दिया है. इसको मैं सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके दिया. बट आई हैव नाउ डेल्टा H नॉट ऑफ CH. देखो ना 3 माइनस 2, तो डेल्टा H नॉट ऑफ CH ये 1 है और यहाँ पे ये 2 है, तो ये बन जाएगा माइनस हो जाएगा ना. तो माइनस हो जाएगा. ऐसे करते हैं, मैंने सिंप्लीफाई करके लिया. वैल्यूज अभी सब्स्टिट्यूट किया. डेल्टा H नॉट का वैल्यू दिया है देखो अपने को 104. CH का बॉन्ड एंथैल्पी दिया है 414. CCl मुझे निकालना है. ClCl का बॉन्ड एंथैल्पी दिया है 243 और HCl का बॉन्ड एंथैल्पी दिया है 431. इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आएगा? 330 किलोजूल पर मोल. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? प्लीज राइट डाउन. ये सब लोग लिख लो. लेट अस डू दिस प्रॉब्लम. ये थोड़ा बड़ा है प्रॉब्लम. Calculate the enthalpy change for the reaction H2O gas gives you 2H gas plus O gas, and hence calculate the bond enthalpy of OH bond in H2O from the following data.
एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू 44 किलो जूल पर मोल. एंथैल्पी ऑफ ये एफ का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू माइनस 285.8 किलो जूल पर मोल. एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यह है एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, इज 436 किलो जूल पर मोल और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 498 किलो जूल पर मोल. ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, दो चीजें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे. एक, इसका डेल्टा एच निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है इसका OH बॉन्ड का. लेट अस सी नाउ. अभी पहले मैं क्या निकालता हूं, पहले मुझे इसके लिए निकालना है ना. तो व्हाट आई एम राइटिंग फर्स्ट, आई एम राइटिंग वेरियस रिएक्शन. तो ये देखो H2O लिक्विड टू H2O गैस, ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. लिक्विड का गैस में जाना, वेपर में जाना, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. तो ये रिएक्शन मैंने लिखा, डेल्टा एच ऑफ लिक्विड गिव्स यू व्हाट, H2O गैस. डेल्टा एच इज इक्वल टू व्हाट, 44 किलोजूल. सॉरी, H2O लिक्विड टू H2O गैस, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. इक्वेशन 1 हो गया. उसके बाद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया ना. अभी डेफिनेशन याद रखो, मैंने बोला था ना हर एक डेफिनेशन यहाँ पे एक फॉर्मूला है. ओके, सो व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, change in enthalpy when 1 mole of compound is formed from its constituent elements in their standard physical state. तो H2O लिक्विड है यहाँ पे, बाद में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से है, H2 गैस और क्या है, O2 गैस, सो हाफ O2. सो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 285.8 किलो जूल पर मोल. उसके बाद ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. इसका रिएक्शन क्या होता है, H2O गैस गिव्स यू व्हाट, 2H गैस. डेल्टा H कितना हो गया, 436 किलो जूल पर मोल. एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन आ गया. अभी अपने को रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना. तो ये इक्वेशंस को मैं ऐसे रीअरेंज करूंगा कि मुझे ये इक्वेशन मिलना चाहिए. आई रिपीट, ये इक्वेशंस को मैं ऐसे, ये 1 2 3 4 को मैं ऐसे रीअरेंज करूंगा कि मुझे ये वाला इक्वेशन मिलना चाहिए. आई रिपीट, I rearrange this equation 1 2 3 4 so that I will get this equation. Okay, so rearrangement में क्या करना है, H2O गैस है और यहाँ पे H2O क्या है, गैस प्रोडक्ट में है और ये लिक्विड में है कि नहीं. तो मैं क्या करता हूं, मैं ना पहले वाले रिएक्शन को उल्टा करता हूं. ठीक है, अच्छा अभी दूसरा देखो, जब मैं पहले वाले रिएक्शन को उल्टा करूंगा, अभी मुझे H2 गैस इधर है, O2 गैस इधर है, वो अगर कैंसिल करना है तो मुझे दूसरे वाले रिएक्शन को भी क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा. जब मैं उल्टा करता हूं तो ये साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब साइन उल्टा हो जाता है. तो देखो रिवर्स इक्वेशन 1 एंड 2 एंड देन ऐड इन इक्वेशन 3 एंड 4. देखो पहले रिएक्शन को रिवर्स किया, H2O गैस टू H2O लिक्विड, डेल्टा H का आ जाएगा माइनस 44 किलो जूल. बाद में ये दूसरे वाले रिएक्शन को उल्टा किया, आई एम सॉरी यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे H2O लिक्विड है, ये है H2O लिक्विड, दैट गिव्स यू व्हाट, हाँ ऐसा है. ठीक है, H2O लिक्विड दैट गिव्स यू व्हाट, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस. बाद में ये जो रिएक्शंस अपने हैं वैसे के वैसे ही है, मुझे हाफ O2 चाहिए, इसलिए इस पूरे रिएक्शन को मैं डिवाइडेड बाय 2 करूंगा और मल्टीप्लाइड बाय 1/2 करूंगा. सो हाफ O2 2/2 हो. अभी इसको ऐड करो तो देखो H2O लिक्विड और ये H2O लिक्विड कैंसिल हो गया, H2 गैस कैंसिल हो गया, हाफ O2 गैस कैंसिल हो गया. क्या मिला, H2O. यही है तुम लोग का हेस लॉ. दिस इज नथिंग बट योर हेस लॉ. अब इसका डेल्टा एच ऐड करो, आ जाएगा आंसर. समझ में आया. अभी ये इसका एक पार्ट हो गया, अभी दूसरा पार्ट, मतलब ये फर्स्ट पार्ट हो गया. पहले ये लिख लो, ये प्रॉब्लम लिख लो सब लोग फटाफट. चलो मैं आंसर बताता हूं, ये देखो आंसर. सो 926.8 आंसर. अभी बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है ना अपने को. सो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड इन H2O कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. क्या होगा, H2O है ना, 2H2O क्या था, H2O
What was that reaction? Just tell me. The reaction is what? बोलो. H2O gas, है ना? That gives you what? 2H gas plus O gas. ये रिएक्शन था वो. सो बॉन्ड एंथैल्पी OH बॉन्ड. तो यहाँ पे कितने OH बॉन्ड है? 2. और यहाँ पे बॉन्ड है ही नहीं ना, तो इसका मतलब उसका एंथैल्पी क्या हो जाएगा? 0. सो क्या होगा? डेल्टा H का वैल्यू कितना है? 926.8. सो 926.8 इज इक्वल टू व्हाट? 2 इंटू डेल्टा H ऑफ OH. इसलिए डेल्टा H ऑफ OH कितना आ गया? 463.4 किलो जूल. लिख लो ये 0 क्यों आया समझा ना? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड्स है ही नहीं. देयर आर नो बॉन्ड, देयर आर एटम्स नाउ. बॉन्ड्स मॉलिक्यूल में होता है ना, तो इसलिए उनका बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. एटम्स के लिए बॉन्ड एंथैल्पी 0 होता है, वो तो कॉमन. स्टॉप. हाँ, देखो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो. ये वाला प्रॉब्लम है. दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हेस लॉ. हाँ, ये कभी तो बहुत पहले ना बोर्ड्स वगैरह में आ चुका है. क्वेश्चन को ध्यान से देखना, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है ये. और ये मैंने बताया ना, ये प्रॉब्लम्स में नो फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड, जस्ट योर सिंपल मैथमेटिकल एबिलिटी. अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट कैसे देना है वो समझ में आना चाहिए. और बहुत लोग ना क्या करते हैं मालूम है, प्रॉब्लम्स को ऐसे पढ़ेंगे. ये प्रॉब्लम को, इसको ना यहां से यहां नहीं जाना है, ये ऐसे जाना है. मतलब कैलकुलेट डेल्टा H नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. क्या है? H2B4O7 प्लस H2O गिव्स यू व्हाट? HbO2. ये रिएक्शन है. अभी उसके लिए डेटा क्या दिया है देखो, 2H3BO3. अभी ये H3BO3 इस इक्वेशन में है क्या? नहीं है, तो मतलब उसको हटाना है अपने को. B2O3 वो भी नहीं है, तो उसको भी हटाना है. H2O है. ठीक है, दूसरा रिएक्शन देखो, H3BO3 gives you what? HbO2 plus H2O. ये दोनों को मैं कैंसिल कर सकता हूं. आइदर दूसरे वाले रिएक्शन को या पहले वाले रिएक्शन को मैं क्या करूं? उल्टा करूं. अभी दूसरे वाले रिएक्शन में HbO2 है जो प्रोडक्ट में है, और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें भी HbO2 प्रोडक्ट में है, तो इसको उल्टा करके नहीं चलेगा. सी, ये दिमाग लगना चाहिए अपना. इट इज काइंड ऑफ अ पजल नाउ, कि आगे वाला स्टेप अपना क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे समझ में आना चाहिए. सो HbO2 यहाँ पे प्रोडक्ट में है, और यहाँ पे भी HbO2 प्रोडक्ट में. सो रिक्वायर्ड में जो है ना वही करना है अपने को. तो इसका मतलब मुझे पहले वाले रिएक्शन को उल्टा करना है. क्यों करना है? क्योंकि H3BO3 को हटाना है. समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? गुड. तो अभी देखो नेक्स्ट वाले रिएक्शन में क्या है? H2B4O7 है, H2B4O7, और वो भी रिएक्टेंट साइड में. तो इसका मतलब मुझे पहले वाले रिएक्शन को ही क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा. बट जब मैं पहले वाले रिएक्शन को उल्टा करूंगा, ये तो 2Bu2O3 है ना, वो जाएगा कैसे? तो इसका मतलब मुझे पहले वाले रिएक्शन, देखो मैं जो जो बोला वो अभी मैं यहाँ पे समझाता हूँ. पहले वाले स्टेप को क्या करना है? उल्टा करना है. उसके बाद उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, और जब मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा तो ये सब चीजों को ऐड करना है. ऑटोमेटिकली अपना आंसर आ जाता है. आई एम सेइंग ऑटोमेटिकली, just by doing few operations. Okay, let us see what they have done. हाँ? देखो यहाँ पे ये पढ़ना, रिवर्स इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, जो मैंने बताया था तुम लोग को. मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4, मतलब इस इक्वेशन को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है. क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 हो जाता है ना, 4. और ये 4H3BO3 यहाँ पे नहीं है ना, इसलिए मुझे इसमें भी मल्टीप्लाइड बाय 4 करना है. नाउ ऐड इक्वेशन 4, 5 एंड 3, मतलब ये जो नए मिले 4, 5 और ये 3 वाला, तो मुझे अल्टीमेटली इक्वेशन मिल जाएगा. प्रॉब्लम सिंपल है, ओनली थोड़ा दिमाग लगाना है. देखो इसमें ना फॉर्मूला याद रखने की जरूरत कुछ नहीं, और ये आराम से मार्क्स देता है प्रॉब्लम, आराम से. मतलब मैं कहूंगा ना, इसको अगर तुम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स के अगर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना, है अपने टेक्स्ट बुक में भी ऐसे प्रॉब्लम्स है,
तुम लोग को इसके मार्क्स ना जेई में छूटेंगे, ना सीईटी में छूटेंगे, ना बोर्ड्स में छूटेंगे. लेट अस कंसीडर नाउ, एक हम लोग अभी नया थियरी पढ़ेंगे. What are the limitations of first law of thermodynamics, or explain the need of second law of thermodynamics? The first law of thermodynamics states that during a process, one form of energy can changes into another form, but the total amount of energy remain constant. However, it does not predict whether this change can occur spontaneously or not. मतलब वो whether that change is feasible or not, and if so, in which direction. ठीक है, मैं थोड़ी देर में इलाबोरेट करता हूं इसको. The law fails to answer why heat energy does not flow from cold system to hot system. यही बताना चाहता हूं. The first law states that one form of energy can be converted into equivalent amount of other form. But why? However, it has been observed that although various forms of energy can be completely converted into other, but heat energy cannot be completely converted into equivalent amount of work without producing some change elsewhere. First law of thermodynamics does not give any information about the expansion of gases in vacuum, where delta U is equal to 0, delta H is equal to 0 and delta U is equal to 0. हम लोगों ने देखा ना free expansion. It does not explain the spontaneity of all naturally occurring irreversible processes. The best explanation of all the above limitations of first law of thermodynamics was provided by second law of thermodynamics. मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ. समझो मेरे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 है, and I put another body here which has a temperature T2. And what I am saying, T2, the temperature T2 is greater than temperature T1. After some time, it was found that the temperature, ये जो बॉडी है ना, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है. ना इसका मतलब क्या हो गया, द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू हियर, है ना. अच्छा, अब ये हीट जो ट्रांसफर हो रहा है वो यूनिफॉर्मली नहीं होता ना, वो कैसे भी होगा ना, रैंडम. Now, why the heat is transferred from T2 to T1 only? You see, it's a science obviously. कि मतलब ऐसा ही क्यों, ये क्वेश्चन वहां पे ऑलवेज आएगा. हाँ, क्यों, why the heat is not transferred from cold body to hot body? So this was explained by second law of thermodynamics. This was explained by second law of thermodynamics. Okay. तो और कुछ एग्जांपल्स है. Now what do you mean by spontaneous process? ये पहले समझ लेते हैं. Spontaneous process is the process which takes place automatically, which take place by its own. Example, dissolution of sugar in hot coffee, separation of argon and krypton from their mixture, spreading of fragrances when a bottle perfume is opened, flow of heat from cold object to hot object. ये गलत है, hot object to cold object होना चाहिए. Heat transfer from ice to room temperature at 25 degree Celsius. Okay. Here. So now, what do you mean by spontaneous process? A spontaneous process have a natural tendency to occur and do not require any external influence for their occurrence. Okay. So it occurs of its own and does not require any external agency to occur. It proceeds in one direction and cannot take place in opposite direction unless the external stimulant is present. The spontaneous process can be rapid. अच्छा, याद रखना, spontaneous doesn't mean fast. उसका rate of reaction के साथ कुछ भी मतलब नहीं है. मतलब मैं बताऊं, if the water is flowing from
व्हाट वी कंसीडर टॉप टू बॉटम, तो वो स्पॉन्टेनियस है, वो फास्ट है. बट रस्टिंग ऑफ आयरन भी स्पॉन्टेनियस है. दैट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. ऐसा नहीं ना मैंने नेल बाहर रख दिया वो इमीडिएटली रस्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है. इट इज वेरी स्लो प्रोसेस. ओके. सो स्पॉन्टेनियस का और रेट ऑफ रिएक्शन का कुछ संबंध नहीं है. स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो अपने आप होता है, जो ऑटोमेटिकली होता है. वो फास्ट भी हो सकता है, वो स्लो भी हो सकता है. The process continue till equilibrium is reached. So all spontaneous processes tends to occur in the direction that leads to equilibrium. ठीक है. It was assumed that कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, जहां पे डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब वहां पे प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो प्रोडक्ट लेस स्टेबल होने चाहिए. और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच निगेटिव है, तो प्रोडक्ट का एनर्जी वहां पे कम है. सो नेचुरली ऐसे बोला गया जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां पे रिएक्शन जाना चाहिए. बट देयर आर सम एंडोथर्मिक रिएक्शन विच आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली. आइस को बाहर रखो ना, थोड़ी देर में मेल्ट हो जाता है. वो मेल्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज एब्जॉर्बिंग हीट. इट इज एब्जॉर्बिंग हीट. नाउ दैट प्रोसेस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. पानी, एक अपना कटोरे में पानी लेना, बाहर रख देना एटमॉस्फेयर में थोड़ी देर के लिए. अभी आज के दिन में शाम को वो पानी नहीं रहेगा उधर, गया किधर? उसका वेपराइजेशन हो गया. मतलब हीट इज एब्जॉर्ब बाय वाटर एंड हेंस द वेपराइजेशन टेक प्लेस ना, एंड देयरफॉर दैट प्रोसेस इज आल्सो व्हाट? स्पॉन्टेनियस. सो इसका मतलब एंथैल्पी चेंज इज नॉट ओनली फैक्टर फॉर द स्पॉन्टेनिटी. सो व्हाट इज द फैक्टर? स्पॉन्टेनिटी के लिए मेन फैक्टर है डिसऑर्डरनेस. क्या बोलते हैं हम लोग? डिसऑर्डरनेस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? चलो अभी ये देखो, आइस है, सॉलिड है. इन आइस द वाटर मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक. क्लोजली पैक मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में. वो मैं बोलता हूं इसको डिसिप्लिन है ये, है ना. जैसे मैं इसको हीट करूंगा, इसका क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा. और जब ये लिक्विड बनेगा तो क्या होगा? ये वाटर मॉलिक्यूल थोड़े एक दूसरे से दूर जाएंगे. मतलब अभी यहाँ पे इनडिसिप्लिन आ गया, वो डिसऑर्डर हो गया, रैंडम हो गया. और इसको अगर मैंने वेपर में कन्वर्ट किया तो रैंडमनेस क्या रहेगा? मैक्सिमम रैंडमनेस रहेगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब मैंने हीट नहीं किया, मैंने आइस को रूम टेम्परेचर पे रखा है, और वो रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद वो मेल्ट हो रहा है और वो वेपराइज भी हो रहा है. इसका मतलब एवरी सिस्टम, कोई भी सिस्टम लो, इट ऑलवेज मूव फ्रॉम लेस डिसऑर्डरनेस टू मोर डिसऑर्डरनेस. यही अपना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. मैं ना एक सिंपल एनालॉजी देता हूं यहाँ पे, एंड देन विल स्टॉप ओवर हियर. जब तुम लोग स्कूल में थे ना, स्कूल में तो एक टीचर होती थी, बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, बहुत स्ट्रिक्ट. अभी जब वो स्ट्रिक्ट होती थी ना, तुम लोग एक जगह पे सब चुपचाप बैठे रहते थे. दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट ऑर्डरनेस ना. कोई हिलता नहीं था. बट जैसे ही उनका लेक्चर खत्म हो जाता था, और अगर उसके बाद रिसेस है, तो जो रिसेस में होता था यही होता था ना, ये इंग्लिश टीचर या वो स्ट्रिक्ट टीचर, उसके बाद ब्रेक, और उसके बाद रिसेस, है ना. तो इट इज ए ह्यूमन टेंडेंसी, इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी दैट वी मूव फ्रॉम लेस स्पॉन्टेनिटी, लेस रैंडमनेस टू मोर रैंडमनेस. So any process which is moving from less randomness to more randomness is what? Spontaneous process. समझ में आया सबको स्पॉन्टेनिटी का मतलब? Anybody have any doubt over here? Yes? किसी को कुछ डाउट है क्या? मैंने अभी सबको अनम्यूट किया.